नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। ये है हमारी खास पेशकश HW प्राइम चर्चा। आज इस शो में हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी की अगर बात करें तो आज राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। राहुल गांधी को एक मामले में सूरत की कोर्ट ने दोषी ठहराया है और जैसे ही यह फैसला आया उसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रहेगी या जाएगी, इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल ये मामला 4 साल पहले का है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद सूरत में यह मामला दर्ज किया गया था और इस पूरे मामले के बाद आज सूरत की जो कोर्ट है उसने राहुल गांधी को इस पूरे मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और 1 महीने के भीतर जो है राहुल गांधी अब जो हायर कोर्ट है उसमें अपील करेंगे। तो ये क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला था और इसके बाद ही ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता रहेगी या जाएगी। और इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जा सकती है। लेकिन इसके पहले मैं आपको सुनाता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने इस फैसले के बाद क्या बयान दिया है। पूरा तंत्र, पूरी सरकार, सारे संसाधन, चरण चुंबक मीडिया, सरकार की सारी एजेंसियां और खुद प्रधानमंत्री मोदी एक अकेले आदमी को चुप कराने में क्यों जुटे हैं। और अगर आपको लगता है कि जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं वो चुप हो जाएंगे तो आप मुगालते में हैं। जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं उनका नाम राहुल गांधी और गांधी डरते नहीं है। वो सत्य की लड़ाई पूरी शिद्दत से और ताकत से लड़ेंगे। आप क्यों डरे हुए हैं ये मैं समझती हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने आप एक झटके में आपका पूरा मुखौटा बेनकाब कर दिया है। 2019 के चुनाव की रैली में कर्नाटका में कहा था, कर्नाटका में, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसका मतलब क्या है? मतलब सरनेम नहीं, कहीं की मोदी जाति होती है। मोदी लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और आपने ये कह दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है, तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार भाजपा के नेता सुशील मोदी ने भी पटना में एक केस कर रखा है और वहां भी राहुल गांधी बेल पर है और जल्दी वो सुशील मोदी के साइड का एविडेंस पूरा हो गया, उन लोग का एविडेंस शुरू होगा इनका। तो आपने सुना कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को। अब हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी जी से, जो हमें बताएंगे कि क्या ऐसा संभव है। अमिताभ तिवारी की अगर बात करें तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, रिसर्चर हैं और एनालिस्ट हैं। ये जो है अपनी बेबाक राय जो है राजनीतिक मुद्दों पर रखते हैं और काफी सटीक बातें जो है वो अपने सोशल मीडिया पर भी वो लिखते हैं। अमिताभ जी, आपका स्वागत है HW न्यूज में। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सकती है इस फैसले के बाद? देखिए, नॉर्मली अगर एक 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है और एक क्रिमिनल केस में होती है, क्योंकि ये एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस है, करेक्ट? तो उस केस में सदस्यता रद्द होने का प्रावधान है। अभी हाल फिलहाल में अगर आपको याद होगा तो यूपी में आजम खान के बेटे की सदस्यता रद्द हुई है, ऐसे ही एक सिमिलर केस। और अब ये डिसीजन तो एक्चुअली देखिए स्पीकर का होता है, इसमें बीजेपी या कांग्रेस तो फैसला नहीं ले सकती। फैसला तो स्पीकर लेते हैं और स्पीकर के पास पहले ही हमने देखा है कि कांग्रेस
कांग्रेस नहीं, माफ कीजिएगा, बीजेपी के निशिकांत दुबे ने एक जो उन्होंने बयान दिया था उसके ऊपर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। बीजेपी ज़रूर अपना जो है इस पे आक्रमण जो है वो और मजबूत करेगी, और कांग्रेस भी इसको डिफेंड करेगी, क्योंकि इसके ऑप्शन था राहुल गांधी के पास अपॉलॉजी देने का, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। और कांग्रेस के पास कोर्ट्स जो हैं उनका ज़रूर रिकोर्स रहता है, तो देखने की बात यह है कि स्पीकर इसके ऊपर क्या फैसला। अमिताभ जी, दो चीजें इसमें निकल के आ रही हैं। एक, जो राहुल गांधी ने जो कैम्ब्रिज में बयान दिया था उसको लेकर निशिकांत दुबे ने जो है कि मांग की थी कि नियम 233 के तहत जो है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। उसके बाद अब ये जो मामला आया है, ये डिफेमेशन वाला, इसके बाद जो है एक और मांग उठने लगी है। तो इन दोनों मामलों को अगर अलग अलग करके हम देखते हैं तो कौन से मामले में ज्यादा चांसेस है कि राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो जा सकती है? देखिए, पहला मामला जो है वो तो एक, आप उसको एक पॉलिटिकल रेटोरिक की तरह देख सकते हैं, ठीक है? कि जो इतना बवाल सभा में और राज्यसभा में मचा कि जब राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के भारत में डेमोक्रेसी, उसके ऊपर एक बयान दिया था। तो वो एक पॉलिटिकल रेटोरिक था, ऐसा कोई एग्जाम्पल पहले नहीं है कि कोई लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर भारत से बाहर जाकर के बयान देता है, तो उसके ऊपर लोकसभा में कोई कार्यवाही हो, बिकॉज़ उसमें सिंपल थंब ऑफ रूल ये चलता है कि ये जो बयान है, वो पार्लियामेंट के बाहर दिया गया है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट का कोई रोल या कंट्रोल नहीं है। इस केस में क्या है, इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्वालिफिकेशन है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके अंडर ये केस बैठता है डिस्क्वालिफिकेशन का, क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में। और ऐसा पहले भी एग्जांपल जो हमने डिस्कस किए, ऐसा हो चुका है। थोड़ी कानूनी दांव पे ज़रूर देखनी पड़ेगी कि भाई कितने दिन का स्टे राहुल गांधी या उनके लॉयर्स ले पाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। क्या स्टे लेने के बाद भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? और उससे बड़ा सवाल है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है और 2 साल की सज़ा है, तो चुनाव भी लड़ने देता है कि नहीं इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को अगले साल? तो बहुत सारी बातें हैं, अभी देखना पड़ेगा क्या होता है आगे। जिस तरह से सर 2013 का मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके मुताबिक अगर ये अपील कर देते हैं हायर कोर्ट में तो उस वक्त जो है जो उनकी सांसदी है वो रद्द नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर ऑर्डर नहीं दे सकता है। ऐसी जानकारी है सर। लेकिन 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर भी इसी तरह का आरोप लगाया गया था और इसी तरह के आरोपों के तहत सुब्रमण्यम स्वामी की सदस्यता रद्द की गई थी। उनके ऊपर भी यह आरोप लगाया गया था कि देश विरोधी प्रोपेगेंडा और संसद और देश के महत्वपूर्ण संस्थानों को बदनाम करने का काम किया है। तो राहुल गांधी के ऊपर भी कहीं ना कहीं उसी तरह के आरोप लग रहे हैं। हाँ, मतलब वो केस मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ, राहुल गांधी के ऊपर भी सिमिलरली उसी तरह के आरोप हैं। और इसमें क्या है कि इसमें स्पीकर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ स्पीकर डिफाइन करता है कि क्या इंटरप्रिटेशन है रूल्स और रेगुलेशंस का। और स्पीकर, एक बार जब स्पीकर नियुक्त होता है, तो वो किसी पार्टी का नहीं होता है। हम ये देखते आए हैं कि बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में और प्रेस में आप देखेंगे कि भाजपा ये कह रही है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाएगा या इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। भाजपा के या कांग्रेस के कहने से नहीं होता है। ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करता है, करेक्ट। ये स्पीकर डिसाइड करता है कि राहुल गांधी लोकसभा में बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, पार्टी डिसाइड नहीं करती। और कहीं न कहीं जो राहुल गांधी द्वारा या कांग्रेस द्वारा या पूरे के पूरे विपक्ष द्वारा ये इंस्टीट्यूशंस इम्पार्शियल नहीं है और ये सब जो सारी बातें आजकल चल रही हैं, तो उसका भी एक टेस्ट कहीं न कहीं है कि इस केस में स्पीकर जो है अब क्या फैसला लेते हैं। और स्पीकर की भी खुद एक लीगल टीम होती है और स्पीकर के फैसले को भी चुनौती दी जा सकती है। अगर डिस्क्वालीफाई कर भी देते हैं तो उसको हायर कोर्ट्स में चुनौती दी जाती है और अल्टीमेटली आजकल हर कुछ जाकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ही उसका फैसला होता है, करेक्ट। लेकिन टाइम इसमें निकल जाता है
और टाइम यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल है क्योंकि लगभग 1 साल के अराउंड बचा हुआ है अगले लोकसभा चुनाव होने में। सर, आपने इसके पहले राहुल गांधी आगे लोकसभा चुनाव लड़े या ना लड़े, इसको लेकर भी आगे बहस हो सकती है। तो किस तरह से जो है राहुल गांधी को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए, इस तरह की क्या कोई इस तरह का प्रावधान है? क्या राहुल गांधी को रोका जा सकता है चुनाव लड़ने से? देखिए, च चुनाव जब हो रहे होते हैं, उस वक़्त अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल डिफेमेशन आई मीन क्रिमिनल केस में कन्विक्टेड है और हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि अगर उनको स्टे नहीं मिलता है या अगर रिलीफ नहीं मिलता है एयर कोर्ट से, तो राहुल गांधी जब चुनाव हो रहा होगा क्योंकि 2 साल का फैसला है, 2 साल का जेल टर्म का फैसला है। तो जब चुनाव हो रहा होगा वो कन्विक्शन फेस कर रहे होंगे या कन्विक्टेड कैटेगरी में आएँगे, ठीक है? अगर उनको स्टे नहीं मिलता है या हायर कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलती है, तो हो सकता है ये भी डिबेट अभी शुरू हो चुका है कि लोकसभा चुनाव उनको इलेक्शन कमीशन ना लड़ने दे या जब वो अपना पर्चा दाखिल करें, तो इस मुद्दे पे उनका जो पर्चा है रिजेक्ट या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। क्योंकि वो ऑलरेडी कन्विक्शन झेल रहे होंगे, अगर उन्हें कोई और रिलीफ आगे जाकर के नहीं मिलता है। सर, एक और चीज़, अगर लोकसभा स्पीकर के पास ये मामला जाता है और लोकसभा स्पीकर जो है जो कमेटी बनाते हैं वो कमेटी अगर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करती है और साथ ही साथ क्या वो कमेटी हो या फिर क्या स्पीकर राहुल गांधी को अगले 5 साल तक समझ लीजिए चुनाव लड़ने पर क्या पाबंदी लगा सकते हैं? क्या चुनाव आयोग के अलावा जो स्पीकर हैं वो इस तरह का फैसला ले सकते हैं? नहीं, स्पीकर ऐसा फैसला नहीं ले सकता है। ये जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन मेरे हिसाब से ही ले सकता है। देखिए, अलग-अलग केस में एक-एक, 2-2 चीज़ें जो हैं वो पेक्यूलियर होती हैं। आपको याद होगा जब कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस एमएलएज़ ने रिज़ाइन करके भाजपा जॉइन किया था, तो वहाँ के स्पीकर ने ये फैसला दिया था कि ये तो डिस्क्वालीफाई हैं एंड डिस्क्वालीफाइड फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म। यानी वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते इस टर्म में। लेकिन जब वो एमएलएज़ सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली कि वो डिस्क्वालीफाई तो हो सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे 2 चुनाव हैं, करेक्ट? एक चुनाव है अगला चुनाव जो होगा 2024 में। एक चुनाव है कि अगर डिस्क्वालीफाई होंगे तो सीट खाली हो जाएगी और उसके लिए उपचुनाव होगा। अगर वो 6 महीने से कम है टर्म, तो चुनाव कराना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। है? तो उपचुनाव है तो उसमें तो अगर वो उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तो मुश्किल है कि वो चुनाव लड़ पाएँगे। हालाँकि स्पीकर चुनाव वो लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस एंगल या इसके ऊपर कोई कोई फैसला करेंगे। वो बेसिकली उनकी सदस्यता के ऊपर जो भी उनको निर्णय होगा, वो लेंगे। सर, आज एक चीज देखने मिली, इतने वक्त से विपक्ष में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इसमें कहीं ना कहीं एक तरह की रार देखने मिलती थी। लेकिन आज जब राहुल गांधी को कन्विक्ट किया गया तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया, जो बयान कहीं ना कहीं राहुल गांधी के समर्थन में था। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी के जो नेता हैं उन्हें जो है इस तरह से कानूनी फसड़े में फंसाया जा रहा है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि विपक्ष जो है वो इस तरह से एकजुट हो सकता है? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट आ सकते हैं? देखिए, ये ट्रिगर पॉइंट ज़रूर हो सकता है जब 8 पार्टीज़ ने मनीष सिसोदिया के अरेस्ट के अगेंस्ट लेटर लिखा था, तो कांग्रेस ने उस पे सिग्नेचर्स नहीं किए थे और आज आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले आकर के ये बयान दिया है। तो इससे ज़रूर विपक्षी एकता की जो बातें करते हैं लोग या जो अ, इस थ्योरी के फेवर में हैं कि भाई अगर सारी पार्टीज़ एक साथ इकट्ठा होंगी, तो भाजपा को हरा सकते हैं। इससे ज़रूर मजबूती मिलती है क्योंकि लोगों को शायद विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे अब विपक्ष के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया हो गए, राहुल गांधी हो गए, कविता हो गईं, तेजस्वी यादव हो गए। तो बहुत सारे लीडर्स के ऊपर टारगेट है, तो ये एक नैरेटिव विपक्ष ज़रूर
लोगों के बीच में पेश करने की कोशिश कर सकता है कि विपक्षी लीडर्स जो बड़े हैं, उनको भाजपा अपने चुनावी फ़ायदे के लिए टारगेट कर रही है। और महाराष्ट्र में भी ऐसा एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे उद्धव ठाकरे फैक्शन जो है वो बार-बार यही कह रहा है कि ईडी और सीबीआई के प्रेशर की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो शिंदे फैक्शन में चले गए थे पिछले साल। सर, आप जिस तरह से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने थर्ड फ्रंट बनाया, तो लोकसभा चुनाव के हिसाब से आप क्या देखते हैं? क्या ये थर्ड फ्रंट जो है वो कारगर साबित हो सकता है बगैर कांग्रेस के? नहीं, देखिए थर्ड फ्रंट क्यों फेल हो सकता है मैं आपको इसके 4-5 कारण बताता हूँ। सक्सेसफुल तो नहीं हो सकता। थर्ड फ्रंट खुद ही अपने आप को थर्ड कहता है। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बाद वो अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कोई खुद ही अपने आप को थर्ड कह रहा है तो पब्लिक उसको कैसे फर्स्ट और सेकंड कहेगी, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में 6 नॉन बीजेपी कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। उनमें से कोई भी 5 साल अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया। और अगर मोरारजी देसाई जी को छोड़ दिया जाए तो 5 आउट ऑफ 6, 5/6 प्राइम मिनिस्टर अपना 1 साल टर्म भी पूरा नहीं कर पाए। यानी नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी सरकारें जो हैं, वो काफ़ी अनस्टेबल रही हैं, स्टेबिलिटी नहीं रही है। और आज भारत जब हम बात कर रहे हैं कि अमृत काल में जा रहा है, आज भारत एक 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 बहुत बड़ा अ, पावर पूरे वर्ल्ड में उभर के आ रहा है, उस टाइम पे मुझे नहीं लगता है कि वोटर कोई ऐसे गठबंधन को वोट करे जो 5 साल भी टिके या ना टिके, उसकी कोई गारंटी नहीं हो। तीसरा, इसमें कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या आइडियोलॉजी है नहीं। करेक्ट। ये जस्ट इलेक्शन से पहले अ, एंटी मोदी या सिर्फ पावर के लिए ये एक अलायंस होता दिखता है वोटर को, और कभी न कभी ये बैकफायर हो जाता है, क्योंकि वोटर इसको एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस देखता है। चौथा, इसमें कोई कंसेंसस लीडर नहीं होता, और क्योंकि सबके ईगोज़ इतने बड़े हैं, ये बात हम बहुत बार करते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट एंगल है वो ये है कि 37% लोग लोकसभा 2019 में प्राइम मिनिस्टर के फेस के ऊपर वोट किए थे। तो बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर किसी फ्रंट का प्राइम मिनिस्टर फेस ही नहीं है, तो इतना बड़ा चंक ऑफ वोटर जो है, वो उस फ्रंट को ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा। और एक जो लास्ट और एक इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ इकट्ठा हो जाने से बीजेपी या किसी रूलिंग पार्टी को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता है। 2019 में इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, यानी कितनी मजबूत opposition, वो 64% से 85% हो गई थी 2014 से 19 के मुकाबले, क्योंकि महागठबंधन था यूपी में, एक बहुत बड़ा अलायंस था बीजेपी के अगेंस्ट का। लेकिन बीजेपी की सीट टैली 282 से 303 हो गई। तो एक इकोनॉमिक्स में एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो बहुत ज्यादा ऑपोजिशन यूनिटी भी साफ दिख जाता है कि आप बीजेपी को हराने के लिए एक ऑपोजिशन यूनिटी कर रहे हैं, और वो कहीं न कहीं बैकफायर भी हो सकता है। सर, एक चीज और राजनीतिक गलियारों में ये बात हो रही होती है कि, और ममता बनर्जी के भी बयान से ये चीजें सामने आई थी कि राहुल गांधी है वो बीजेपी की टीआरपी है। और अब राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी जो है राहुल गांधी को ज्यादा चर्चा में रखना चाहती है, ना कि जो रीजनल लीडर्स हैं उनको, क्योंकि राहुल गांधी को हराना बीजेपी के लिए आसान है, ऐसा कहा जाता है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब कहीं न कहीं सच है ये बात, लेकिन एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कांग्रेस स्ट्रैटेजिस्ट समझ नहीं पाते हैं, और जो उनको बार-बार लोगों के बीच में जाकर के बात करना बहुत ज़रूरी है, कि कांग्रेस ही एक पार्टी है, जो बीजेपी के साथ कभी अलायंस नहीं कर सकती, या जिसने कभी अलायंस किया नहीं है। आज ममता बनर्जी जो ये बयान दे रही हैं, पहले एनडीए का हिस्सा थीं, ठीक है? बीजू जनता दल एनडीए का हिस्सा थे। फारूक अब्दुल्ला एनडीए का हिस्सा थे। ये सारे लोगों को अगर मैं एक-एक करके गिनूँ, ये सब लोग जितने अपोजिशन पार्टीज़ हैं, 1-2 को छोड़ कर के, व्हिच इज़ अखिलेश यादव या और लालू यादव। इन दोनों को अगर छोड़ दें,
तो मोस्ट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज, ये लोग 1998 से 2004 के बीच में एनडीए का हिस्सा थे। तो आज अगर ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस या राहुल गांधी जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बीजेपी की, तो इसको इस तरह से देखना चाहिए। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन बात सही है, क्योंकि देखिए कोई भी जब वॉर में जाता है तो एक क्लियर कॉम्पिटिटर चाहिए। अगर बीजेपी राहुल गांधी को कॉम्पिटिटर नहीं बनाती है तो फिर 4-5 कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं, केसीआर हैं। उससे क्या होता है, एक तो पब्लिक कंफ्यूज रहती है, और एज अ पार्टी बीजेपी को सबको टैकल करने के लिए रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ते हैं। और यहाँ पे एक ओपोनेंट जो है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस इन डेप्थ आपको पता है, और बाकी लोगों को अभी आप टटोल रहे हैं। तो बीजेपी भी जब अपने वोटर्स के पास जाए तो उसके सामने एक कंपैरिजन रहेगा कि भाई नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी ये वॉर है, करेक्ट। तो अब बीजेपी के फायदे, मतलब बीजेपी को लगता है कि ये फायदा होने वाला है कि भाई आज राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी के सामने पॉपुलैरिटी रेटिंग्स में काफी कमजोर है, तो क्यों ना हम वही वॉर लड़े, करेक्ट। क्योंकि एनीबडी is as good as any person is as good as your opponent, करेक्ट। एक इंग्लिश में कहावत है। तो ओपोनेंट कमजोर है तो उसका फायदा जरूर भाजपा को मिलता है, और भाजपा इसको एक 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 टूल की तरह यूज करती है। किसी भी फिल्म में एक विलेन होना जरूरी है, हीरो तो है, हीरो जब तक विलेन को हराता नहीं है तब तक हीरो का जो प्रभुत्व है, हीरो की जो हीरोत्व है वो कैसे एस्टेब्लिश होगी। तो कोई तो कॉम्पिटिटर चाहिए ना। और ममता बनर्जी या केसीआर, अरविंद केजरीवाल, ये हल्के कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर इसको बीजेपी कंपटीशन बनाने की भी कोशिश करे तो पब्लिक को ये कोई एक अंडरडॉग वर्सेस एक फेवरेट की लड़ाई दिखेगी। जी सर, अगर समझ लीजिए कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो छीन ली जाती है, मैं सिर्फ सिचुएशन दे रहा हूँ, और ऐसी सिचुएशन में क्या लगता है आपको राहुल गांधी को सिंपैथी मिलेगी लोगों की? क्या कांग्रेस को इसका फायदा होगा चुनाव में? ये जो कोर वोटर है उससे तो जरूर सिंपैथी मिलेगी। जो कोर वोटर है वो तो यही समझेगा कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ। अब जी पिछले 8 या 9 साल में क्या हुआ है कि लोगों की पॉलिटिकल लीनिंग्स और आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स बहुत हार्डेंड हो गई है, ठीक है। जी अब उसमें क्या होता है कि जो स्विंग वोटर है जी के ऊपर इसका क्या असर है। स्विंग वोटर क्या समझता है, यानी जो वोटर जो किसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे वोट नहीं करता, वो किसी पार्टी का झंडा लेकर के नहीं घूमता है, वो वोटर क्या वो राहुल गांधी को सिंपैथी देता है, या वो ये समझता है कि नहीं जो हुआ है वो सही हुआ है। अब ये डिटरमिन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो वोटर कौन है, वो आप है, मैं हूं, कोई और है, ये जानना बहुत डिफिकल्ट है। और जब ये इंसिडेंट हो जाता है, यानी पोस्टमार्टम एनालिसिस ही हो सकता है कि जो स्विंग वोटर था वो किसकी तरफ गया। और क्योंकि एक साल के चुनाव में, तो ये भी वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है, नॉट सिर्फ मतलब नॉट द ओनली फैक्टर रहने वाला है। बट इसको सर राहुल गांधी फायदे में ले सकते कर सर सकते हैं। 2024 के जो चुनाव हैं उसके हिसाब से अगर देख लिया जाए तो अगर कोई यूनाइटेड अपोजिशन बनता है तो क्या लगता है उन्हें, उस अपोजिशन को कौन लीड कर सकता है और कैसा उसका स्वरूप हो सकता है? देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर कोई यूनाइटेड ऑपोजिशन है उसको कांग्रेस ही लीड कर सकती है, और कोई पार्टी लीड नहीं कर सकती। कांग्रेस का वोट शेयर 20% है, जो कि नंबर 2 पार्टी है। जो नंबर 3 पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसका वोट शेयर 3% भी नहीं है। तो हम 3 into 7 की बात कर रहे हैं। अगर हम पार्टी नंबर 3 विच इज टीएमसी से लेकर के पार्टी नंबर 9 विच इज टीडीपी, इन सबका वोट शेयर ऐड कर दें, इन सबका वोट शेयर ऐड करने पे भी कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा होगा। कांग्रेस परहैप्स द ओनली पैन इंडिया नेशनल पार्टी एक्सेप्ट फॉर बीजेपी। तो इस बार के चुनाव में तो कांग्रेस ही
कोई भी ऑपोजिशन अलायंस लीड कर सकती है, क्योंकि वो उसका वोट जो है वो हर राज्य में है। भले ही वो 1%, 2%, 5%, 10%, 15% का हो, वो जो क्षेत्रीय दल है, जैसे टीएमसी हो गई, टीआरएस हो गया, इन सबों का 99% से ऊपर वोट शेयर इन उनके गृह राज्य में ही है। टीएमसी का एक भी वोट बंगाल छोड़ के किसी और जगह पे नहीं है। टीआरएस का एक वोट किसी और राज्य में नहीं है। तो उस बेसिस पे ये पार्टीज कैसे लीड कर सकती हैं किसी भी अलायंस को? हाँ, कांग्रेस कमजोर हुई है, वो अलग बात है। लेकिन आज भी कोई ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं है जिसने अपना पैर जो है वो पूरे देश में फैला लिया हो। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है पूरे देश में फैला लिया हो कि वो आज ऑपोजिशन को लीड कर सके। सर अगर मैं अरविंद केजरीवाल को अगर मैं ये कहूं कि वो 2024 में विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं, तो क्या लगता है, क्या उनके चेहरे पर जो है वो बाकी विपक्षी पार्टियां आ सकती हैं? नहीं, सबसे पहले जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो उसमें कांग्रेस भी है। तो कांग्रेस तो किसी भी और पार्टी के लीडर को नहीं एक्सेप्ट कर सकती। देखिए, ये एक रियलिटी है। कैसे नंबर 2 पार्टी जो है वो नंबर 4, नंबर 5 पार्टी के लीडर को अपोजिशन लीड करने दे? नहीं हो सकता है। दूसरी बात, इसका मूल कारण एक और है, क्यों नहीं हो सकता है ये? ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर कांग्रेस का वोट शेयर गिरा है, तो उसमें से बहुत सारा वोट बीजेपी ने लिया है और बहुत सारा वोट इन क्षेत्रीय दलों ने लिया है। कांग्रेस का माइनॉरिटी वोट अगर कम हुआ है, तो वो बीजेपी के पास तो नहीं गया है, वो गया है समाजवादी पार्टी के पास, आरजेडी के पास, ममता के पास एटसेट्रा। अरविंद केजरीवाल, मैं कहूँगा आउट ऑफ एवरीबॉडी एल्स, यानी ममता, केसीआर, इन सब की बात करें तो इन सब में ज़्यादा मजबूत उनकी दावेदारी है, क्योंकि आज कांग्रेस छोड़ करके और बीजेपी छोड़ करके सिर्फ एक ही दल है जिसकी एक से ज़्यादा राज्य में सरकारें हैं, और वो है आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी लोकसभा में 0 सीट्स है। आज की डेट में 0 सीट है। तो जिस पार्टी की 0 सीट है, उसको कोई भी लीडर जो है, यानी टीआरएस हो, टीएमसी हो, कांग्रेस की बात छोड़ दो, मतलब नॉन कांग्रेस पार्टीज भी शायद अरविंद केजरीवाल को आज की डेट में 2024 के लिए एक्सेप्ट ना करें। हाँ, अब 2024 में अगर कांग्रेस का यही प्रदर्शन रहता है तो 2029 बिल्कुल अलग हो सकता है। 2029 में जरूर अगर कांग्रेस और कमजोर होती है और भाजपा इसी तरह से मजबूत रहती है और आम आदमी पार्टी और 4-5 राज्यों में अपना असर फैलाने रहती है, तो उस समय उनकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। एज़ पर माय सोर्सेज़, अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो उनकी इंटरनल स्ट्रैटेजी और प्लान जो है, वो 2034 में अरविंद केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लक्ष्य से चल रहे हैं। अमिताभ सर, इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छी तरीके से अलग अलग पहलुओं पे बात रखी और सिचुएशंस के बारे में भी आपने बताया कि किस तरह की सिचुएशंस हो सकती है। इस बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी को जिस तरह से कन्विक्ट घोषित किया गया है, उसके बाद लगातार राजनीति गलियारों में जो है वो अब चर्चा होने लगी है कि राहुल गांधी की सदस्यता रहेगी या जाएगी, किस तरह का रवैया अपनाया जाएगा। साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने मिलेगा, इसको लेकर भी चर्चाएं जोरों शोरों में हो चुकी हैं। अब देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले पर क्या होगा। हम हमारे दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर आप हमें अपनी राय जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।